नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। एक ऐसा नाम जो शायद दुनिया भर में जाना जाता है। लोग उन्हें राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी, वो सीधी साधी बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, काफी परतें हैं, काफी जटिलताएं हैं। जैसा आपने कहा, जब हम जॉर्ज वॉशिंगटन सोचते हैं तो अक्सर एक मजबूत लीडर की छवि आती है दिमाग में। लेकिन अगर शुरुआत देखें तो 22 फरवरी 1732 को वर्जीनिया में जन्म हुआ था उनका। उनका बचपन फेरी फार्म में बीता, और ये जानना शायद जरूरी है कि वो फार्म गुलामों की मेहनत से चलता था। हाँ, और सिर्फ 11 साल की उम्र में जब उनके पिता गुजरे, वो खुद गुलामों के मालिक बन गए। ये उस जमाने की एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन आज के नजरिए से देखें तो ये बात थोड़ी चौंकाती है ना? बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उन्हें वैसी औपचारिक पढ़ाई भी नहीं मिली जैसे उनके बड़े सौतेले भाइयों को मिली थी। हाँ बिल्कुल, उन्हें वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, तो उन्होंने ज़्यादातर खुद ही सीखा, मतलब अनुभव से। और देखिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में वो कुलपेपर काउंटी के सर्वेक्षक यानी सर्वेयर बन गए थे। 17 साल की उम्र में सर्वेक्षक? हाँ, सर्वेक्षक, ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। इस काम ने उन्हें ज़मीन की अहमियत सिखाई, उसकी परख दी, और शायद यहीं से उन्हें पश्चिम की तरफ फैलने, वो जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की सोच थी, उसकी शायद शुरुआत हुई होगी, जो बाद में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुई। अच्छा, जमीन की समझ से फिर सैन्य करियर की तरफ ये बदलाव कैसे हुआ? हाँ देखिए, 21 साल की उम्र में 1753 में वर्जीनिया के गवर्नर ने उन्हें एक अहम मिशन पर भेजा। फ्रांसीसियों को ओहायो घाटी खाली करने का संदेश देना था। हालांकि वहां फोर्ट नेसेसिटी में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, जो एक तरह की हार ही थी। हार थी, लेकिन हार के बाद भी उनका नाम बना, है ना? वो जनरल ब्रैडॉक वाला किस्सा जो है। बिल्कुल, 2 साल बाद की बात है। वो ब्रिटिश जनरल एडवर्ड ब्रैडॉक के साथ गए। उस लड़ाई में ब्रिटिशों की बहुत बुरी हार हुई, ब्रैडॉक भी मारे गए, लेकिन वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बचे खुचे सैनिकों को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया और सुरक्षित निकाला। अच्छा। इस बात के लिए उनकी बहुत तारीफ हुई। मतलब ये दिखा कि दबाव में भी वो नेतृत्व कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें। और फिर उनकी शादी हुई मार्था डैंड्रिच कस्टिस से। सुना है इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई। हाँ, मार्था एक अमीर विधवा थी। उनकी शादी से वॉशिंगटन को काफी जमीन और दौलत मिली, जिसमें और गुलाम भी शामिल थे, जाहिर है। इसके बाद उन्होंने वर्जीनिया के हाउस ऑफ बर्जेसेस में भी काम किया, थोड़ा राजनीति का अनुभव लिया, और अपना ज्यादातर ध्यान माउंट वर्नन में लगाया, खेती के नए तरीके आजमाए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब, गुलामों की मेहनत पर ही आधारित था। तो एक तरफ जमीन, खेती, राजनीति, और फिर क्रांति की आग भड़कने लगी धीरे धीरे। ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। और वॉशिंगटन इस विरोध में पीछे नहीं रहे, वो खुलकर सामने आए। जब हालात बिगड़े तो मई 1775 में फिलाडेल्फिया में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बैठी। और जानते हैं उन्होंने सर्वसम्मति से किसे चुना कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ? जॉर्ज वॉशिंगटन को ही चुना होगा। हाँ, जॉर्ज वॉशिंगटन को। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और सेना की हालत तो सुनाए बहुत ही खराब थी उस समय। बेहद खराब। अगले 8 साल वॉशिंगटन लगभग लगातार सेना के साथ रहे। जीत कम, हार ज्यादा झेली। सैनिकों के पास खाने को नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, हथियार नहीं। आप सोचिए जरा। लेकिन वॉशिंगटन डटे रहे। उनकी लगन, उनका नेतृत्व ही था जिसने उस मुश्किल दौर में आजादी की उम्मीद को जिंदा रखा। और सबसे बड़ी बात शायद ये थी कि उन्होंने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मेरा मतलब है, वो सेना के मुखिया थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। उन्होंने हमेशा ये माना कि सेना नागरिक सरकार के नीचे है, उसके अधीन है। कई मौके आए होंगे जब वो अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे, या सेना के अंदर कुछ लोग चाहते होंगे कि वो सत्ता पर कब्जा कर लें। लेकिन वॉशिंगटन ने ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। ये उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी बात थी। और युद्ध जीतने के बाद 1783 में जब पेरिस संधि हुई, उन्होंने क्या किया? सीधा अपना कमीशन कांग्रेस को सौंप दिया। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और ये उस जमाने में एक अभूतपूर्व बात थी। मतलब कोई इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद इतनी शक्ति पाकर उसे यूं ही छोड़ दे। लोग हैरान रह गए। इसने उन्हें सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में हीरो बना दिया। एक ऐसा लीडर जो सत्ता का भूखा नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट ज्यादा दिन नहीं चली उनकी। देश को उनकी फिर जरूरत पड़ी। बिल्कुल।
कुछ ही साल बीते थे और देश चलाने का जो पहला तरीका था वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, वो कमज़ोर साबित हो रहा था। लग रहा था कि एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत है। तो 1787 में फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया गया। अच्छा। और अध्यक्ष किसे चुना गया? फिर से सर्वसम्मति से जॉर्ज वॉशिंगटन। और जब नया संविधान बन गया तो पहला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर शायद कोई शक ही नहीं था किसी को। कोई शक नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज ने एकमत होकर उन्हें अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट चुना। और ये भी एक रिकॉर्ड है, आज तक के इतिहास में अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्हें यूनानिमस वोट मिले हों। अच्छा। 30 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क में उन्होंने शपथ ली। प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कई ऐसी चीजें शुरू की जो आज भी चल रही हैं, है ना? कई मिसालें कायम की। हाँ, कई सारी। जैसे राष्ट्रपति की कैबिनेट बनाने की परंपरा ये उन्होंने शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू की। देश का पहला राष्ट्रीय बैंक बनाने में अहम भूमिका निभाई। और पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया। हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज भी। हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज, यानी कुछ जानकारी गोपनीय रखने का राष्ट्रपति का अधिकार, इसका भी इस्तेमाल किया उन्होंने। और कानून भी पास करवाए, कॉपीराइट एक्ट, जिससे लेखकों को सुरक्षा मिली। और वो रेजिडेंस एक्ट भी, जिससे राजधानी वॉशिंगटन डीसी बनी। हाँ, 1790 में ये दोनों अहम एक्ट पास हुए। फिर 1792 में देश की पहली टकसाल यानी मिंट स्थापित की और डॉलर को आधिकारिक मुद्रा बनाया गया। मतलब आप देखिए, एक नए देश की पूरी बुनियाद रख रहे थे वो, कदम दर कदम। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। चुनौतियां भी तो आई होंगी उनके सामने। बिल्कुल आई। 1794 में विस्की विद्रोह हुआ। पेंसिल्वेनिया में किसानों ने विस्की पर लगे टैक्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अच्छा। वॉशिंगटन ने खुद सेना लेकर उसे दबाया, ये दिखाने के लिए कि नई सरकार मजबूत है और कानून लागू करवा सकती है। फिर विदेश नीति का एक बड़ा सवाल आया। 1793 में फ्रांस और ब्रिटेन में जंग छिड़ गई। अब अमेरिका किसकी तरफ जाए? हाँ, ये मुश्किल फैसला रहा होगा। बिल्कुल। वॉशिंगटन ने तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहने का फैसला किया। देश को यूरोपीय झगड़ों से दूर रखा। ये उनकी दूरदर्शिता थी। और फिर 2 कार्यकाल यानी 8 साल बाद उन्होंने फिर से सत्ता छोड़ दी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। बहुत बड़ी मिसाल। उन्होंने तय किया कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। उनके बाद ये एक परंपरा सी बन गई, जो काफी बाद में 1951 में 22वें संशोधन के जरिए संविधान का हिस्सा बना दी गई। लेकिन शुरुआत उन्होंने की। ये दिखाता है कि वो सत्ता से चिपके रहने वालों में से नहीं थे। रिटायर होने से पहले उन्होंने वो मशहूर फेयरवेल एड्रेस भी दिया था। हालांकि वो भाषण नहीं था, शायद एक तरह का खुला पत्र था देश के नाम। हाँ बिल्कुल, वो एक लिखित संदेश था जो अखबारों में छपा था। उसमें उन्होंने देश के भविष्य के लिए अपनी सोच और कुछ चिंताएं जाहिर की। क्या चिंताएं थीं? सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया राष्ट्रीय एकता पर, नेशनल यूनिटी पर। कहा कि यही देश की आज़ादी, शांति, सुरक्षा और तरक्की की नींव है। इसे बचाए रखना सबसे जरूरी है। और उन्होंने कुछ खतरों से भी आगाह किया था। हाँ, 2 बड़े खतरों से। पहला, अंदरूनी खतरा, यानी राजनीतिक पार्टियों का बनना, पॉलिटिकल फैक्शंस का उदय। पार्टियों से खतरा क्यों? उन्हें डर था कि ये पार्टियां देश को बांट देंगी, खासकर उत्तर बनाम दक्षिण या पूरब बनाम पश्चिम के आधार पर, मतलब भौगोलिक आधार पर। वो मानते थे कि पार्टियां अफवाहें फैलाती हैं, लोगों में नफरत बढ़ाती हैं, सरकार का काम मुश्किल करती हैं और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उन्हें सत्ता हथियाने का मौका देती हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है, क्योंकि संविधान बनाने वाले खुद ही बाद में 2 गुटों में बंट गए थे, हैमिल्टन के फेडरलिस्ट और जेफरसन के एंटी फेडरलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वॉशिंगटन शायद इसी बंटवारे को बढ़ते देख रहे थे और उसकी चेतावनी दे रहे थे। और दूसरा खतरा कौन सा था? दूसरा खतरा उन्होंने बताया बाहरी, यानी विदेशी उलझाव, फॉरेन एंटेंगलमेंट्स। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका को यूरोप के देशों के आपसी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी देश के साथ स्थायी सैन्य गठबंधन, परमानेंट अलायंसेस नहीं बनाना चाहिए। मतलब अलग थलग रहो। हाँ, राजनीतिक रूप से। उन्होंने कहा व्यापार करो सबसे, लेकिन राजनीतिक पचड़ों से दूर रहो। अपनी भौगोलिक दूरी का फायदा उठाकर तटस्थ रहो, न्यूट्रल रहो। और उन्होंने नागरिकों से भी कुछ अपील की थी, है ना? हाँ, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो जुनून, पैशन के बजाय तर्क, रीजन से काम लें। अपने निजी फायदे, प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर देश की भलाई, पब्लिक गुड को रखें। एक तरह से अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने की नसीहत दी, वर्चुअस नागरिक। ये सारी बातें तो एक महान दूरदर्शी लीडर की तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन एक पहलू ऐसा है जो इस तस्वीर को बहुत बहुत जटिल बना देता है, वो है गुलामी का मुद्दा। हाँ, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसा हमने शुरू में कहा,
वो 11 साल की उम्र से लेकर अपनी मौत तक यानी लगभग 56 साल गुलामों के मालिक रहे। उनके घर माउंट वर्नन पर सैकड़ों गुलाम थे। और राष्ट्रपति रहते हुए भी? हाँ, राष्ट्रपति रहते हुए भी उनके घरों में न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में गुलाम काम करते थे। ओना जज, हरक्यूलीज, विलियम ली जैसे कई नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन क्या उनके विचार इस मुद्दे पर कभी बदले ही नहीं? पूरी जिंदगी एक जैसे रहे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ उनके विचार विकसित हुए, बदले। शुरुआत में शायद वो इसे समाज का एक सामान्य स्वीकृत हिस्सा मानते थे, लेकिन क्रांतिकारी युद्ध के दौरान और उसके बाद धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आया। किस तरह का बदलाव? पहले शायद आर्थिक नजरिए से उन्हें लगने लगा कि गुलामी महंगी पड़ती है और उतनी फायदेमंद नहीं है, इनएफिशिएंट है। फिर धीरे धीरे नैतिक सवाल भी उनके मन में उठे होंगे। उन्होंने गुलामों को खरीदना बेचना बंद कर दिया, कोशिश की कि गुलाम परिवारों को एक साथ रखा जाए, तोड़ा न जाए। तो क्या वो निजी तौर पर गुलामी खत्म करना चाहते थे? ऐसा उनके निजी पत्रों और कुछ बातचीत से लगता है। वो चाहते थे कि कानून बनाकर धीरे धीरे से खत्म किया जाए। वो चाहते थे कि गुलामी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन सार्वजनिक रूप से वो इस पर चुप रहे। क्यों? वो तो राष्ट्रपति थे, देश के सबसे ताकतवर इंसान। क्या वजह थी? मुख्य कारण शायद डर था। डर के इस मुद्दे पर जरा सी बहस नए नवेले देश को, जो अभी बहुत नाजुक था, उसे तोड़ देगी। राष्ट्रीय एकता उनके लिए सबसे ऊपर थी। कुछ निजी बाधाएं भी थीं, ये भी कहा जाता है। उनकी अपनी आर्थिक स्थिति काफी हद तक गुलामों पर निर्भर थी। और एक कानूनी पेंच था दहेज के गुलामों का, जिन्हें डावर स्लेव्स कहते हैं। वो क्या था? माउंट वर्नन के बहुत से गुलाम दरअसल मार्था वॉशिंगटन को उनके पहले पति की संपत्ति से मिले थे। कानूनी तौर पर जॉर्ज वॉशिंगटन उन्हें आजाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तकनीकी रूप से मार्था की संपत्ति थी, उनकी नहीं। अच्छा, ये भी एक पहलू है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। जैसे वो पेंसिल्वेनिया वाला कानून था कि अगर कोई गुलाम 6 महीने राज्य में रह ले तो वो आजाद हो जाएगा। हाँ, ये बात सामने आती है और ये काफी विवादास्पद है कि जब वॉशिंगटन फिलाडेल्फिया में राष्ट्रपति के तौर पर रह रहे थे, तो वो जानबूझकर अपने गुलामों को नियमित रूप से हर 6 महीने से पहले राज्य से बाहर भेजते रहते थे, ताकि वो आजाद ना हो पाए। हाँ, ताकि वो कानूनी तौर पर 6 महीने की अवधि पूरी ना कर सकें और आजाद ना हो जाएं। अगर ये सच है तो ये उनके निजी हितों को या कम से कम कानूनी दावपेच को नैतिकता पर प्राथमिकता देने की तरफ इशारा करता है। और ओना जज का किस्सा, वो उनकी एक गुलाम थी जो भाग गई थी। हाँ, ओना जज मार्था वॉशिंगटन की निजी सेविका थी और फिलाडेल्फिया से भाग निकली थी। वॉशिंगटन ने कई साल तक उन्हें पकड़वाने की कोशिश की, अपने एजेंट भेजे, वो कामयाब नहीं हुए। ओना जज आजाद ही रहीं। लेकिन यह घटना भी उनके रवैये पर, मतलब एक भागे हुए इंसान को वापस पाने की उनकी जिद पर सवाल उठाती है। फिर भी अंत में अपनी वसीयत में उन्होंने एक अहम कदम उठाया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा कि उनके 123 गुलामों को आज़ादी दी जाए। उनके वफादार निजी सेवक विलियम ली को तो तुरंत आज़ादी मिलनी थी, बाकियों को मार्था की मृत्यु के बाद आज़ादी मिलनी थी। अच्छा, मार्था की मृत्यु के बाद? हाँ, और ये कहा जाता है कि वो अमेरिका के संस्थापक पिताओं में अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी वसीयत में अपने सभी गुलामों को आज़ाद किया। मतलब वो गुलाम जो कानूनी तौर पर उनके अपने थे, दहेज वाले नहीं। तो मतलब तस्वीर बहुत मिली जुली है। एक तरफ नैतिक विरोध के संकेत दिखते हैं, दूसरी तरफ सार्वजनिक चुप्पी, निजी स्वार्थ या शायद मजबूरियां। विरोधाभास तो है। बिल्कुल, यही इतिहास की जटिलता है। महानता के साथ विरोधाभास जुड़े होते हैं। उन्हें उनके समय के संदर्भ में देखना जरूरी है, लेकिन आज के मूल्यों से सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद वो माउंट वर्नन लौट गए थे, लेकिन सुना है वहां ज्यादा समय नहीं बिता पाए। उनकी मौत भी काफी अचानक हुई और उसके पीछे की कहानी भी थोड़ी अजीब है। हाँ, अजीब और दुखद भी। दिसंबर 1799 की बात है। वो 67 साल के थे। एक दिन बहुत खराब मौसम में, कड़ाके की ठंड, बारिश, शायद बर्फ भी पड़ रही थी, वो घोड़े पर अपने एस्टेट का चक्कर लगाने निकले। कई घंटे बाहर रहे। और लौटे तो कपड़े भीगे हुए थे, पर उन्होंने बदले नहीं। शायद थकान होगी या नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह उठे तो गला बुरी तरह सूजा हुआ था, तेज बुखार था और सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ था उन्हें? आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? आज के डॉक्टर लक्षणों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि शायद उन्हें एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हुआ होगा। ये गले का एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे सांस की नली ब्लॉक हो सकती है।
या शायद गंभीर निमोनिया। लेकिन उस जमाने के डॉक्टरों ने जो इलाज किया, हाँ, वही इलाज शायद उनकी मौत का कारण बन गया। क्या किया था उन्होंने? ब्लड लेटिंग। बिल्कुल, उन्होंने उस समय की सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति अपनाई, ब्लड लेटिंग, यानी शरीर से खून निकालना। डॉक्टरों का मानना था कि बीमारी शरीर में तरल पदार्थों, जिन्हें वो ह्यूमर कहते थे, उनके असंतुलन से होती है। उन्हें लगा कि वॉशिंगटन के गले में सूजन ज्यादा खून जमा होने से है। तो उन्होंने खून निकालना शुरू कर दिया। कितना? हाँ, और थोड़ा बहुत नहीं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 12 घंटे के अंदर 4 बार ब्लड लेटिंग की गई। कहते हैं कुल मिलाकर उनके शरीर से करीब 2.3 लीटर खून निकाल लिया गया। आप सोचिए, एक औसत इंसान के शरीर में होता ही करीब 5 लीटर है। लगभग आधा खून निकाल दिया। बाप रे, ये तो इलाज नहीं, एक तरह से। नतीजा ये हुआ कि उनका शरीर इतना खून बहना झेल नहीं पाया। उनकी नब्ज कमजोर पड़ती गई, वो और कमजोर होते गए, और उसी रात 14 दिसंबर 1799 को उनकी मृत्यु हो गई। और विडंबना ये कि डॉक्टर हैरान थे कि वो क्यों मर गए। हाँ, विडंबना देखिए, डॉक्टर हैरान थे कि सब कुछ सही करने के बाद भी मरीज कैसे मर गया। और ये खतरनाक इलाज, ब्लड लेटिंग, उनकी मौत के दशकों बाद तक चलता रहा। तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, एक क्रांतिकारी नेता, देश के पहले राष्ट्रपति, राष्ट्र निर्माता। इतनी सारी मिसालें कायम की। 2 कार्यकाल की सीमा, शांति से सत्ता सौंपना, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। हाँ, और राजधानी का नाम उनके नाम पर है। उनका फेयरवेल एड्रेस, विदाई भाषण, आज भी कितना सटीक लगता है, खासकर जब हम राजनीतिक बंटवारे और विदेशी दखल की बातें सुनते हैं। लेकिन उनकी विरासत जटिल भी है, खासकर गुलामी के मुद्दे को लेकर। एक महान नेता जिसने स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद जीवन भर इंसानों को अपनी संपत्ति समझता रहा। शायद यही इतिहास की प्रकृति है। ये हमें महानता के साथ साथ गहरे विरोधाभास भी दिखाता है। नायक भी इंसान होते हैं, अपने समय की सीमाओं और अपनी कमजोरियों के साथ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम इतिहास के किरदारों का मूल्यांकन कैसे करें? क्या सिर्फ उनके समय के मानकों से, या आज के नैतिक नजरिए से भी? ये एक मुश्किल सवाल है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। हाँ। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।